हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, आज के टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। मेरा यह मानना है यहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। मेरा ये मानना है कि जितने भी अपर लेवल एग्ज़ाम होते हैं, आपके मान लो यूपीएसआई हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, या जो भी आपके स्टेट पीसीएस और यूपीएससी तक, हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। तो आज उसी को लेकर हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मैं सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा। आप खुद कंपेयर करके देखिए, आप जहाँ पे पढ़ते हैं उसको कंपेयर करिए और जो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ वो कंपेयर करके देखिए, आपको खुद फ़र्क लगेगा। आप प्रियम्बल आज पहली बार ऐसी तरीके से प्रियम्बल पढ़ रहे हैं। दावा करता हूँ आपने आज तक ऐसा प्रियम्बल नहीं पढ़ा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। ये हमारे चैनल का लोगो है। आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी हम देखते हैं। तो बात करें अगर हम प्रस्तावना की, देखिए इसका जो संरचना है सबसे पहले किसके पास आई? अमेरिका ने इसको सबसे पहले अपने संविधान में पेश किया। अमेरिका ने अपने संविधान में सबसे पहले लिया, उसके बाद अन्य देशों ने इसको ग्रहण किया। ठीक है। भारत की बात करें तो भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया था, उसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव पेश किया था। उसी का जो आधारभूत है, उसी को हमारी उद्देशिका के रूप में अपनाया गया है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, एक संविधान के विशेषज्ञ हुए हैं जिनका नाम है नानी पालकीवाला। उन्होंने एक थॉट दिया है, एक टिप्पणी की है। क्या की है? जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान का एक परिचय पात्र का है। मतलब पूरे संविधान का जो निचोड़ है वो हमारे संविधान की प्रस्तावना में है। आधारभूत संरचना है हमारी। न्यायपालिका ने भी इसको बेसिक स्ट्रक्चर माना है। ठीक है। तो उसी को हम देखेंगे कि आखिर हमारी प्रस्तावना में ऐसा है क्या। हर एक वर्ड्स के बारे में हम जानेंगे। पहले पढ़ेंगे प्रस्तावना, फिर उनके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको देखेंगे। हर एक वर्ड, उसमें जितने भी वर्ड दिए गए हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं, एक आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज क्वेश्चन है कि जो हमारी प्रियम्बल में कितने वर्ड हैं, अभी जो कितने हैं और प्रारंभ में कितने थे। प्रारंभ में 85 वर्ड थे हमारे, 3 वर्ड एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं, वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो चलिए अपनी बात करते हैं प्रस्तावना के बारे में कि आखिर हमारी प्रस्तावना है क्या, आखिर लिखा क्या गया है ऐसा प्रस्तावना में। तो शुरू होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एक तय द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। समझ में आ गया? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप नोट डाउन करते जाइए। क्वेश्चंस मैं कराता हूँ अब आपको। देखिए, बेसिकली हमें इस संविधान की जो प्रस्तावना है इससे देखने को क्या मिलता है। इससे बेसिकली हमें 4 एलिमेंट, 4 तत्व प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? देखिए, पहला क्या? पहला है संविधान के अधिकार का स्रोत। यह किस तरफ इशारा करता है? देखिए, हमारा जो संविधान है इसको पावर कहाँ से मिलती है? आपने अभी पढ़ा होगा, क्या लिखा गया? हम भारत के लोग भारत को
हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो भारत का जो संविधान है उसको पावर कहाँ से मिल रही? हम लोगों से, मतलब भारत की जनता से। तो आप ये कह सकते हैं कि जो भारत का जो संविधान है उसको भारत की जनता से पावर मिल रही है। पहला पॉइंट ये होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? भारत की प्रकृति कैसी होगी? नेचर ऑफ द इंडिया, भारत की प्रकृति कैसी होगी, नेचर कैसा होगा? तो ये घोषणा करती है, जो हमारी प्रस्तावना है ये क्लियरली बोलती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रक एवं गणतांत्रिक राज्य वाला देश होगा। दो बात। तीसरी बात, संविधान के उद्देश्य, हमें इसमें इसके उद्देश्य पता लगती है। आपने पढ़ा होगा, लिखा गया है इसमें, इसके अनुसार न्याय की हमने बात करी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय हैं। स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमने देखी, हालांकि मैं भी इसको डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद समता और बंधुता, ये हमने देखे, ये हमारे संविधान के उद्देश्य है। ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्या पता लगता है? फोर्थ इसमें पता लगता है तारीख, कब ये लागू हुआ, ठीक है। 4 बातें समझ में आई आपको। देखिए, अब बात करते हैं गणतंत्र। क्या बोला गया? गणतंत्र। अब गणतंत्र का मतलब क्या है? सबसे पहले आपको बता दूं गणतंत्र का मतलब क्या है। गणतंत्र का मतलब है जिस देश में सर्वोच्च अधिकारी अगर निर्वाचित होकर आता है, जिस देश में सर्वोच्च अधिकारी निर्वाचित होकर आता है। हमारे देश का सर्वोच्च अधिकारी कौन है? राष्ट्रपति। प्रथम नागरिक वही होता है, सर्वोच्च नागरिक वही होता है, राष्ट्रपति। अगर वो निर्वाचित होकर आता है, बिल्कुल निर्वाचित होकर आता है, जिस देश का सर्वोच्च पद निर्वाचित होकर आता है वह गणतंत्र देश होगा। भारत की बात करें तो भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र देश बना। समझ में आ गया? चलें थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं जितने भी इसमें वर्ड्स आए हैं, जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला वर्ड रहते हैं संप्रभुता। यह क्या कहती है? प्रस्तावना यह दावा करती है कि भारत एक संप्रभु देश होगा। संप्रभुता शब्द का अर्थ है कि भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त संप्रभुता संपन्न राष्ट्र होगा। भारत की विधायिका को संविधान द्वारा तय की गई कुछ सीमाओं के विषय में देश में कानून बनाने का अधिकार है। क्या बोलता है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही अन्य किसी देश का डोमिनियन है। डोमिनियन का मतलब क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं 2 बातें कि भारत कब आज़ाद हुआ था। भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन इसका संविधान कब लागू हुआ था? संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, पूर्णतः लागू हुआ है। तो 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक जो हमारी शासन व्यवस्था चली थी वो ब्रिटिश रूल्स और रेगुलेशन के तहत चली थी। कौन कौन से थे? 15 अगस्त 1947 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, इनके द्वारा कुछ और एक्ट बनाए गए थे, उनके द्वारा हमारी शासन व्यवस्था चली थी। तो भारत जो था वो 1950 तक हमारा डोमिनियन रहा, उसके बाद वो ख़त्म। हालांकि अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान हमारा 1956 तक डोमिनियन, ब्रिटिश डोमिनियन रहा। ठीक है, आगे इतना समझ में। अगला बात करते हैं समाजवाद, सोशलिस्ट। समाजवाद जो शब्द है ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। देखिए, इससे क्या आशय है समाजवाद? अच्छा, मैं आपको थोड़े से बता दूं कि भारत समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद को एक नाम और दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? राज्याश्रित समाजवाद। अब राज्याश्रित समाजवाद, ठीक है। अब हम बात करते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद की क्या है? क्योंकि भारत में जो है लोकतांत्रिक समाजवाद है, हमें इसी के बारे में पढ़ना है। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर विश्वास रखता है। ठीक है। अच्छा, एक मैं आपको पॉइंट बोलता हूँ, वो आप नोट डाउन करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहता है, जो सर्वोच्च न्यायालय आपका, वो बोलता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। क्या बोला मैंने? लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। भारतीय समाजवाद
मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, चलें आगे। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला है आपका धर्मनिरपेक्ष। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। अब धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब है? सिंपल सी आपको बता दो, सभी धर्मों को मानने वाला, सभी धर्म समान होते हैं, ये हमारा धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, इससे ये पूछा जाएगा कि धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। समझ में आ गया? अच्छा, इसके कुछ आर्टिकल्स भी हैं। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि भारत के सभी धर्मों को राज्यों को समानता, सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार है। संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 25 से 28 तक एक मौलिक अधिकार के रूप में धर्म की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। इतना समझ में आने आपको? चलिए, लोकतांत्रिक। मैंने आपको बताया लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ है कि संविधान की स्थापना एक सरकार के रूप में होती है, जिसे चुनाव के माध्यम से लोगों द्वारा निर्वाचित होकर अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रस्तावना इस बात की पुष्टि करती है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसका अर्थ है कि सर्वोच्च सत्ता, जो आपका सर्वोच्च सत्ता है, वो लोगों के हाथ में होगी। लोकतंत्र शब्द का प्रयोग राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के लिए प्रस्तावना के रूप में प्रयोग किया जाता है। सरकार के जिम्मेदार प्रतिनिधित्व, सार्वभौमिक वयस्क अधिकार, एक वोट, एक मूल्य, स्वतंत्रता, न्यायपालिका आदि जितने भी हैं, भारतीय लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं हैं। इतना आपको समझना है। मैंने आपको जैसे कि बताया गणतंत्र का मतलब जिस देश का सर्वोच्च पद, गणतंत्र या लोकतंत्र बात एक ही है आपका, जिस देश का सर्वोच्च पद अगर निर्वाचित होकर आता है तो वह कैसा देश होगा? गणतंत्र देश होगा। वही इसमें कहा गया है। आगे के कुछ गणराज्य। एक गणराज्य अथवा गणराज्य में राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मैं इसको लोकतांत्रिक को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखिए, यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब जैसे कि आपका स्विट्जरलैंड में हो गया। लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड, ये आपका प्रत्यक्ष रूप से होगा। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से क्या है कि सर्वोच्च सत्ता किसके? जनता के हाथों में होती है। ये दो प्रकार का होता है। कैसा? संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन। एक संसद में जैसे आपका लोकसभा और राज्यसभा हो जाएंगी। राष्ट्रपति के अधीन मतलब राष्ट्रपति शासन चलता है। ठीक है, चलिए, कोई भी डाउट हो तो मुझे आप बता दीजिएगा। न्याय के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके शुरू होते हैं। देखिए, प्रस्तावना में बेसिकली 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इतना आपको समझ में आएगा। जब आप प्रियम्बल पढ़ेंगे तो यहाँ से इतना समझ लेंगे कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार का न्याय का उल्लेख है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये नहीं बनता। जो अब क्वेश्चन का लेवल चल रहा है वो थोड़ा अपर लेवल चल रहा है, क्वेश्चन को मॉडरेट करके देते जा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल डीप में पढ़ना है। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, क्या हमारे संविधान में प्रस्तावना को छोड़कर न्याय का उल्लेख कहीं और पर भी किया गया है? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, क्या कहीं पे किया गया है? जी हाँ, बिल्कुल। जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, अनुच्छेद 38, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 38 में हमारे न्याय का भी दोबारा जिक्र किया है। एक बार तो आपका कहाँ पे किया गया है? प्रस्तावना में। और दूसरा अगर आर्टिकल्स की बात करें तो अनुच्छेद 38 में भी इनका दोबारा जिक्र किया गया है। तो प्रस्तावना में न्याय शब्द 3 अलग अलग रूपों में समाविष्ट हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जिन्हें मौलिक और नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न प्रावधानों के मध्य से हासिल किया गया है। मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल कौन सा है? 38। प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का अर्थ है संविधान द्वारा बराबर सामाजिक स्थिति के आधार पर एक अधिक न्याय संगत समाज बनाने से है। आर्थिक न्याय का अर्थ समाज के अलग अलग सदस्यों के बीच संपत्ति के समान विवरण से है।
जिससे संपत्ति कुछ हाथों में ही केंद्रित हो नहीं रह सके, मतलब कि जमींदारी ना रह सके। राजनीतिक न्याय का अर्थ है सभी नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी में बराबरी के अधिकार से है। भारतीय संविधान के प्रत्येक वोट के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और समान मूल्य प्रदान करता है, मतलब सबको इक्वलिटी देता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं स्वतंत्रता के बारे में। स्वतंत्रता का तात्पर्य है एक व्यक्ति जो मजबूरी के अभाव या गतिविधियों के वर्चस्व के कारण तानाशाही, गुलामी, चाकरी, कारावास, तानाशाही आदि के इन सब से मुक्त रहे, मतलब स्वतंत्र रहे, तो ये आपकी स्वतंत्रता है। देखिए, बात करें अगर प्रस्तावना में, तो प्रस्तावना में आपकी 5 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सी? विचार की, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, विश्वास स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। सिंपल सा प्रश्न है, यहाँ पर इसका जवाब कोई भी दे सकता है, लेकिन प्रश्न मेरा यहाँ पर ये भी नहीं बनता। प्रश्न मेरा यह बनता है कि हमारे संविधान में प्रस्तावना को छोड़कर कहीं और पर भी स्वतंत्रता का उल्लेख है या नहीं। आप सब लोग कहेंगे जी हाँ उल्लेख है, तो कहाँ पर उल्लेख है? आर्टिकल 19 का 1, आर्टिकल 19 के फर्स्ट में आपकी स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। चलिए मान लिया, लेकिन अगर बात करें तो हमारे प्रस्तावना में 5 प्रकार की है, लेकिन आर्टिकल 19 का फर्स्ट जो है उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अब छठी कौन सी है? यहाँ पे ये प्रश्न बनता है। प्रश्न यहाँ पे ये बनता है कि 5 तो हो गई, लेकिन छठी कौन सी है? 5 तो प्रियम्बल में भी है और उसमें भी वही मिल गई, लेकिन छठी एक और बढ़ गई। वो कौन सी बढ़ गई? तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? आर्टिकल 19 के पहले पार्ट में। सिंपल सी बात है, आपसे यहाँ पे ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं किया गया। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, आपको कौन सा है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ऑप्शन लगाना है। ये ऑप्शन आपका प्रस्तावना में नहीं दिया गया। ठीक है, चलिए भैया कंटेंट की आप चिंता ना करो, बस कंटेंट में आपको 100% कह रहा हूँ, A1 कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। समानता, देखिए अवसर की समानता और प्रतिष्ठा 2 प्रकार की आपको इक्वलिटी दी गई है। समानता का अभिप्राय समाज के किसी भी वर्ग के खिलाफ विशेष अधिकार या भेदभाव को समाप्त करने से है। संविधान की प्रस्तावना देश के सभी लोगों के लिए स्थिति और अवसर की समानता प्रदान करती है। संविधान देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानताएं प्रदान करने का प्रयास करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब प्रश्न फिर मेरे यहाँ पे ये नहीं बनता, आप कहेंगे तो फिर प्रश्न कौन सा है? देखिए, आपको देखा, आपने खुद देखा कि आपको अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता दी गई है प्रस्तावना में, लेकिन क्या प्रस्तावना के अलावा भी इनका कहीं पर और जिक्र किया गया है? जी बिल्कुल, आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 में भी अवसर की समानता, अवसर की समानता आपसे हो सकता है कि अवसर की समानता का उल्लेख कहाँ कहाँ पर किया गया है? तो आपका कहाँ पे? प्रस्तावना में और अनुच्छेद 16 दोनों में उल्लेख किया गया है किसका? अवसर की समानता का। इतना याद रह जाएगा आपको। चलिए देखिए भैया, क्वेश्चंस किस तरह के लेवल के में बन रहे हैं, मैं आपको सारे करा रहा हूँ क्वेश्चंस की आप फिक्र ना करें, सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जितने भी क्वेश्चंस है आप नोट डाउन करते जाइए, आप फिर रिवीजन करेंगे तो आप देखिए आप बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा होगा उस समय। अब बात करते हैं भाईचारा। भाईचारा मतलब बंधुत्व। भाईचारे का अर्थ बंधुत्वता की भावना से है। संविधान की प्रस्तावना व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता की गरिमा को बनाए रखने के लिए लोगों के बीच भाईचारे का बढ़ावा देती है। अब इसकी थोड़ी सी विस्तार से जानते हैं। देखिए, आपने प्रस्तावना पढ़ी, प्रस्तावना में कुछ वर्ड भी मिले, उनके बारे में आपने चर्चा की। देखिए, तो आपको वर्ड मिले होंगे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। ठीक है, ये वर्ड मैं आपसे पूछता हूँ कि ये वर्ड आए कहाँ से है? तो एक फ्रांस में क्रांति हुई थी 1789। कौन सा सन है? 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो फ्रांस की जो क्रांति थी उसके नारे थे ये तीनों शब्द, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। ये तीनों शब्द वहाँ से आ गए हैं।
अगर बात करें कुछ आर्टिकल्स की, देखिए समता के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं। समता, इसकी मैं कुछ आर्टिकल आपको नोट डाउन कराना चाहता हूँ, आप कृपया करके वो आर्टिकल लिख लें। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में आ जाएगी आपकी। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश निषेध आर्टिकल 15। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 और अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। समझ में आ गया? मैंने जो आपको बताया है ये समझ में आएगा। इसके अलावा 2 आर्टिकल आपको नोट डाउन करके लिखने हैं। क्या? आर्टिकल 325 और आर्टिकल 326। इसमें क्या लिखा गया है? देखिए ये 2 उपबंध कराए गए हैं। हमारे जो संविधान है उसमें 2 उपबंध कराए गए हैं, आर्टिकल 325 और आर्टिकल 326। क्या क्या लिखा गया है? राजनीतिक समता को सुनिश्चित करने प्रतीत होते हैं। प्रथम है कि जाति, धर्म, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा। आर्टिकल 325 ये बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर अथवा वर्ग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा। सिंपल सी बात, अनुच्छेद 325 पूरा हुआ। अब बात करें 326, लोकसभा और विधानसभा के लिए वयस्क मतदान का जो प्रावधान है वो 326 में किया गया है। इतना याद रह जाएगा। ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज थी, मैंने आपको बताई। चलिए अब बात करते हैं, थोड़ी सी आगे चलते हैं। बात करते हैं प्रस्तावना के संशोधन। देखिए मैंने आपको बताया था हमारी जो प्रस्तावना है उसमें केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। 42वां संशोधन था वो 1976 में हुआ। ठीक है, याद रह जाएगा। 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इनको जोड़ा गया। अब अच्छा मैं आपको थोड़ा सा और एक्शन, आपको इससे कुछ रिलेटेड केस हैं उनके बारे में मैं स्टडी कराता हूँ। देखिए सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है प्रियम्बल के बारे में? संविधान में प्रस्तावना को जब जोड़ा गया था जब बाकी संविधान पहले ही लागू हो गया था। बेरोबारी यूनियन के मामले में 1960 का एक केस था, बेरोबारीवाद के नाम से प्रसिद्ध है। 24 अप्रैल 1900 बेरोबारी वाला जो केस था वो 1960 को आया। अच्छा उसमें क्या कहा था? जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया था उसमें बोला गया था कि जो प्रियम्बल है, हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है, वे भारत के संविधान के पार्ट नहीं है, भारत के संविधान का पार्ट नहीं है। लेकिन इसके जस्ट 13 साल बाद केशवानंद भारती मामले में एक यू टर्न लिया इन्होंने। 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के बारे में निर्णय दिया। सबसे बड़ी पीठ, अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा केस है जिसमें सबसे बड़ी पीठ बैठी थी, 13 न्यायाधीश की पीठ बैठी थी। सीकरी साहब जब चीफ जस्टिस हुआ करते थे तो जस्ट यू टर्न लिया। यू टर्न क्या था? क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले को पलट दिया और कहा कि प्रस्तावना जो संविधान का एक हिस्सा है, इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। एक बार फिर भारतीय जीवन बीमा निगम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। मतलब अगर फाइनली बात करें तो 1973 का जो केशवानंद भारती वाला मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो डिसीजन था 1960 में बेरोबारी विवाद में, वो बदल कर क्या बोल दिया कि जो हमारी प्रस्तावना है वो भारत के संविधान का पार्ट है और उसमें भी हम आर्टिकल 368 के तहत संशोधन कर सकते हैं, बशर्ते एक बात ध्यान रखनी है कि आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं करना है हमें। ठीक है, चलिए ये तो आपका थोड़ा सा ये रहा। अब बात करते हैं थोड़े से और। अब मैं आपको कुछ थ्रोट बताता हूँ कि इसके बारे में लोगों ने विचार व्यक्त किए, उन विचारों को आप नोट डाउन करिए। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ, सर अल्लादी कृष्ण अय्यर जी ने एक लाइन कही इसके बारे में, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। क्या बोला मैंने? कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो थे उन्होंने एक लाइन बोली इसके प्रस्तावना के लिए
क्या संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपने जो हैं उनका एक विचार है, एक बात। दूसरी बात, प्रारूप समिति के एक सदस्य थे जिनका नाम था के.एम. मुंशी। क्या नाम था? के.एम. मुंशी। उन्होंने भी कुछ कहा, क्या? हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। ठीक है भैया, याद रह जाएगा। चलिए, इसके बाद संविधान के एक अन्य सदस्य हैं जिनका नाम था पंडित ठाकुर दास भार्गव। क्या? पंडित ठाकुर दास भार्गव। इन्होंने भी क्या कहा? प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है, यह एक ऐसा उचित स्थान है जहाँ से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। देखिए कितनी अच्छी बातें कही हैं। मैं फिर के रिपीट करता हूँ, आप लिख लीजिएगा। प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है, ये एक ऐसा उचित स्थान है जहाँ से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। ठीक है, ये किसने कहा? ये पंडित ठाकुर दास भार्गव जी ने कहा। उसके बाद अच्छा, मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको 2-3 आर्टिकल्स मैं आपको बता देता हूँ, लाइन में आपको बताता हूँ। कुछ 2-3 चीज़ें छूट गई हैं, वो लिख लीजिएगा। पहले लिखिए, राज्य का धर्म के प्रति व्यवहार के आधार पर 3 तरह के बांटा गया है। पहला, नास्तिक राज्य, सैद्धांतिक राज्य और धर्मनिरपेक्ष राज्य। इसको नोट करके लिख लीजिएगा। क्या? राज्य का धर्म के प्रति व्यवहार के आधार पर 3 तरह के राज्यों को अपनाया गया है। कैसे? नास्तिक राज्य, सैद्धांतिक राज्य और धर्मनिरपेक्ष राज्य। अब नास्तिक राज्य क्या है? नास्तिक राज्य का मतलब है धर्म विरोधी राज्य को, जो सभी धर्मों का विरोध करता है, उसको बोलेंगे नास्तिक राज्य। उसके बाद धर्मनिरपेक्ष राज्य, ऐसे राज्य धर्म के मामले में तटस्थ रहता है और इस तरह उसका अपना कोई धर्म विशेष नहीं होता, मतलब सभी को धर्म को मानने वाले, जैसे आपका अमेरिका हो गया, भारत हो गया, इन सब में आपका सभी धर्म मानते हैं। उसके बाद सैद्धांतिक राज्य, ऐसा राज्य जिसका कोई अपना विशेष धर्म होता है, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान सब मुस्लिम है, इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री। तो जिस तरह से ये आपका बेसिक नॉलेज है। अब मैं आपसे बात करता हूँ 2 मिनट। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, देखिए जितने भी प्रेमबल से क्वेश्चंस बनते हैं मैंने आपको वो सारे कवर करा दिए हैं। ठीक है, और अगर और भी कोई क्वेश्चंस रह जाता है तो मैं वो बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में सारे में करा दूंगा। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सबको, अपने दोस्तों को बताइए। जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं सबको ये वीडियो भेजिए। सोशल नेटवर्किंग साइट, व्हाट्सएप, फेसबुक, मीडिया, जितने भी आप भेज सकते हैं, जब सब जगह भेजिए। ठीक है, और लाइक करके जाना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। सारे वीडियोस आपको टाइम पे मिलेंगे। पर मैं आपको एक बार फिर बता दूं, कंटेंट की आप फिक्र ना करें। कंटेंट मैं आपको सॉलिड दूंगा, सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, क्वेश्चन इस तरह के कराऊंगा। अभी तो आपने स्टार्ट किया है, अभी आप देखिए, कुछ दिन पढ़ के देखिए, आप कंपेयर करके देखिए, क्वेश्चन का लेवल खुद देखिए। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, गारंटी लेता हूँ। अच्छा, चलते चलते मेरे को याद आ गया एक टिप्पणी, और मैं आपको बता दूँ, एक भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हुए जिनका नाम था एम हिदायतुल्लाह। क्या नाम? एम हिदायतुल्लाह। उन्होंने एक टिप्पणी की प्रस्तावना के लिए। क्या? प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन यह एक घोषणा से भी ज़्यादा है। यह हमारे संविधान की आत्मा है, जिसे हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीक़ों को दर्शाया गया है। इसमें गंभीर संकल्प शामिल हैं जिन्हें क्रांति ही परिवर्तित कर सकती है। ठीक है, समझ में आ गया? ये किसने कहा था? एम हिदायतुल्लाह ने। चलिए, तब तक के लिए आप पढ़िए, अपनी तैयारी को सॉलिड बनाइए, बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर आपका जो योगदान है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मेरा ये मानना है आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, और जो भी क्वेरीज हो वो मेरे को आप बताएंगे, डिस्कस करिए, क्योंकि डिस्कस करने से ही आपका क्या डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।